एक बार फिर आप सभी का नए सत्र की शुरुआत में स्वागत है। पिछली बार जो भी बच्चे हमसे जुड़े थे बहुत ही अच्छे अंक उन्होंने प्राप्त किए थे और अगर आप भी हमसे जुड़ेंगे तो आप निश्चित रूप से आप भी बहुत ही बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारी ये क्लासें वो लगातार पूरे सेशन चलती रहेगी और वो चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ ज़्यादातर पर्सन उन्हीं से बन के आते हैं। ये हमारा जो 2024-25 का सेशन है उसमें हमें एक टारगेट बना के चलना है। उसमें हमें ज्योग्राफी में कम से कम 99 प्लस यानी 99 अंक या 100 में से 100 अंक प्राप्त करने हैं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए और आशा करता हूं अगर लगातार आप हमसे जुड़े रहेंगे ना तो आप ये टारगेट है वो अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। पिछली बार जो भी बच्चे हमसे जुड़े थे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं और उनके जो कॉल आए, मैसेज आए हैं, वो देख कर उनसे बातें बहुत ही ज़्यादा दिल को तसल्ली मिलती है कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ जो बच्चा था जो अंक प्राप्त करता है उसका श्रेय वो हमें दे रहा है। मेहनत उस बच्चे की है लेकिन वो श्रेय दे रहा है। ये आप सबका प्यार है। लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं। आज की हमारी बुक रहेगी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन 2024-25 नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। हमारी बुक रहेगी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में। इसका चैप्टर 1 है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। ये हमारा चैप्टर का नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। हमारी ये बुक है वो 28 नंबर की आने वाली है और अभी 1 महीना और है स्कूल लगने में। इस 1 महीने में हमें कम से कम इस बुक को पूरी तैयार करना है। अगर लगातार आप जुड़े रहेंगे तो ये बुक हमारी पूरी तैयार हो जाएगी इसी 1 महीने में और 1 महीने में ही हमें इस बुक को तैयार करना है ताकि जब स्कूल शुरू होना तब ये बुक है वो हमें पूरी की पूरी याद हो। आज का हमारा चैप्टर है जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। जनसंख्या कहते हैं एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। समय भी क्या होना चाहिए? निश्चित समय में निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। निश्चित समय में निश्चित स्थान पर। जैसे अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत की जनसंख्या वो 121 करोड़ थी। निश्चित तो समय है और निश्चित स्थान है किसकी जनसंख्या? भारत की। निश्चित स्थान और निश्चित समय में जहां पर जो लोग निवास करते हैं उन्हें हम उसी देश की या उसी राज्य की जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम देखेंगे वितरण के बारे में। वितरण का अर्थ होता है बंटवारा। यानी जनसंख्या है वो कुछ स्थान तो ऐसे होते हैं जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, जबकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। तो उनके पीछे का जो रीजन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। घनत्व कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग का मतलब है कि कोई भी जगह है वो 1 किलोमीटर इस तरफ से और 1 किलोमीटर इस तरफ से होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं प्रति वर्ग। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वृद्धि का अर्थ होता है 2 समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। 2 समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। दो समय अंतराल। जैसे अगर हम बात करें 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102 करोड़।
और 2011 में भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। और ये जो अंतराल आ रहा है, ये जो डिफरेंट आ रहा है, ये दोनों के बीच में 2001 और 2011 में, इसे ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। दो समय अंतराल है 2001 और 2011, और जनसंख्या में जो ये परिवर्तन है, इसे ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो ये था हमारा पाठ का नाम। और अगर आप इसके बारे में समझ गए हैं तो 40% आपका पाठ है वो क्लियर हो चुका है। जनसंख्या निश्चित समय में निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। वितरण का अर्थ होता है बंटवारा। घनत्व कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को। और वृद्धि का अर्थ होता है दो समय अंतराल में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। लेसन का नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ये हमारा लेसन है। आज का जो पहला लेसन है, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में। शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। जनसंख्या की हम बात करेंगे। 2011 में भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, 121 करोड़। और जनसंख्या में भारत का स्थान है सेकंड। भारत का स्थान है विश्व में सेकंड है। और फर्स्ट स्थान पे अगर हम बात करें ना, तो वो है चीन। 2011 की बात कर रहा हूँ, 2021 में अभी जनगणना नहीं हुई है। अगर जनगणना 2021 में हो जाती तो फर्स्ट स्थान भारत का होता। 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 में सेकंड स्थान भारत का था, तो प्रथम स्थान है वो चीन का है। अब आप देखिए 121 करोड़ जनसंख्या है, वो आपको ज्यादा नहीं लगती होगी, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारी जनसंख्या कितनी है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की जनसंख्या को मिला देना तो भी हम है वो इनसे आगे हैं। यानी भारत की जनसंख्या है, अगर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या वो तीनों को मिला दे, काउंट कर लेना, तो भी भारत की जनसंख्या है वो इनसे ज्यादा है। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को जनसंख्या को अगर हम मिला देना तो भी भारत की जनसंख्या वो इनसे ज्यादा है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में प्रथम जनगणना है वो हुई थी 1872 में। प्रथम जनगणना 1872 में किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के शासन काल में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। लेकिन ये जनगणना उन्हीं राज्यों में की गई थी जिन पर अंग्रेजों का राज था। पूरे भारत में जनगणना नहीं हुई थी। तो प्रथम व्यवस्थित जनगणना है, प्रथम व्यवस्थित जनगणना है वो हुई थी, जनगणना वो हुई थी 1881, और ये भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना है। इसके बाद से प्रत्येक 10 साल बाद में भारत में जनगणना है वो कार्य, जनगणना का कार्य किया जाने लगा। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और भारत में प्रथम व्यवस्थित जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के काल में, ये भी याद रखना है। जनसंख्या की बात कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या विश्व में भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर चीन है 2011 के अनुसार। भारत की अगर जनसंख्या अगर हम देखना तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या तीनों को मिला देना तो भी उससे ज्यादा भारत की जनसंख्या है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन ये उन्हीं राज्यों में हुई थी जहां पर अंग्रेजों का राज था। प्रथम व्यवस्थित जनगणना की अगर हम बात करें ना तो वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, और यहीं से शुरुआत होती है प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होने की। यहीं से शुरुआत होती है, ये प्रथम व्यवस्थित जनगणना थी भारत में। भारत की अगर हम बात करें ना, भारत का विश्व में जनसंख्या में दूसरा स्थान है, लेकिन भारत के भी कुछ राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या में देखें ना तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। 2 नंबर जनसंख्या में है महाराष्ट्र, 2 नंबर है महाराष्ट्र, 3 नंबर है बिहार और 4 नंबर है बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ये चारों स्टेट्स हैं वो हमें याद रखनी है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र 2 नंबर पर, बिहार 3 पर और बंगाल है वो 4 पर। तो ये चारों है स्टेट्स हमें याद रखनी है। दोबारा देख लो, भारत की जनगणना है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 के अनुसार। विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है।
भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और यहीं से शुरुआत होती है प्रति 10 वर्ष की जनसंख्या की, यानी इसके बाद में जो भी जनगणना हुई थी ना वो 10 वर्ष के अंतराल के बाद शुरू हो गई थी। अगर हम बात करें भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 3 पर बिहार और 4 पर बंगाल। मैंने आपको बता दिया कि भारत में जनसंख्या किन किन राज्यों में ज्यादा रहती है। अब देखिए कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो जनसंख्या ज्यादा जहाँ पर रहती है वो किन कारणों से रहती है, और जिन राज्यों में जनसंख्या कम रहती है वो किन कारणों से रहती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अगर हम कारक देखें ना तो भौतिक कारक है वो जिम्मेदार है, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, भौतिक कारक और आर्थिक कारक है वो जिम्मेदार है, सामाजिक है, सामाजिक कारक भी जिम्मेदार है। भौतिक कारक में अगर हम देखें ना तो जल की उपलब्धता, जलवायु, जल की उपलब्धता, जलवायु और बनावट। आर्थिक कारक में हम देखें औद्योगिकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण और नगरीकरण, ये कारक है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब देखिए जल की उपलब्धता कैसे प्रभावित करती है जनसंख्या को? जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, और जहां जल आसानी से उपलब्ध नहीं होता वहां पर कम जनसंख्या निवास करती है। वैसे ही जलवायु है, जहां कठोर जलवायु पाई जाती है, जहां पर ज्यादा सर्दी या ज्यादा गर्मी होती है वहां पर कम जनसंख्या निवास करती है। जबकि सम जलवायु वाले क्षेत्र जहां पर ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी होती है उन क्षेत्र में जनसंख्या है वो ज्यादा निवास करती है। जमीन की बनावट, उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्र में जनसंख्या है वो कम होती है, जबकि समतल जो मैदान होते हैं वहां पर जनसंख्या है वो ज्यादा निवास करती है। आर्थिक कारक में अगर हम देखें ना तो औद्योगिकरण, जहां पर उद्योग ज्यादा होंगे वहां पर लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, और रोजगार ज्यादा मिलेगा इसका मतलब है जहां पर उद्योग ज्यादा होंगे वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा होगी। नगरों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है क्योंकि वहां पर उन्हें आवश्यकता की जितनी भी सामग्री है वो उपलब्ध हो जाती है। नगरों में जनसंख्या ज्यादा, जबकि गाँव में जनसंख्या कम होती है। और जहां पर उद्योग ज्यादा होते हैं वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती है, जबकि जहां पर उद्योग स्थापित नहीं होते हैं वहां पर कम जनसंख्या निवास करती है। ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे जो हमें याद रखने हैं। भौतिक कारक, आर्थिक कारक। भौतिक कारक में जल की उपलब्धता, जलवायु और जमीन की बनावट यानी भूविन्यास। आर्थिक कारक में अगर हम देखें ना औद्योगिकरण है और नगरीकरण है, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते। अब हम देखेंगे घनत्व के बारे में, जनसंख्या घनत्व। घनत्व के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया है। घनत्व कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को, यानी 1 वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह है भारत का जनसंख्या घनत्व। यह है भारत का जनसंख्या घनत्व, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। और अगर हम बात करें 1951 की, 1951 में ये था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए। यानी भूमि पर दबाव है वो ज्यादा हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे भारत में किन राज्यों का जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा है, किन राज्यों का जनसंख्या घनत्व है। अगर हम 1 नंबर बात करें ना तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102। 2 नंबर की अगर हम बात करें ना तो वो है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल का जनसंख्या घनत्व है 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये हमें याद रखना है बीपी के नाम से, बी का बिहार और पी का पश्चिमी
बंगाल। ठीक है, बीपी के नाम से याद रखना है। बिहार का 1102 है और पश्चिमी बंगाल का 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर कम की बात करें ना, कम किन राज्यों में है, तो कम है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें किस केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो वो है दिल्ली का 11,297। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली में लोग निवास है। जनसंख्या घनत्व के बारे में मैंने आपको बता दिया। जनसंख्या घनत्व कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर हम बात करें 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। पीछे की अगर हम बात करें 1951 में ये 117 था, जो 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। भारत में किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो बिहार का सबसे ज्यादा है और 2 नंबर है पश्चिमी बंगाल। बिहार का 1102 और पश्चिमी बंगाल का है 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो किस राज्य का कम है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, वहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व वो दिल्ली का है और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़े हमें याद रखना। अब हम देखेंगे वृद्धि के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि कहते हैं दो समय बिंदुओं के बीच, समय बिंदुओं के बीच निश्चित स्थान पर लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। दो समय बिंदुओं के बीच निश्चित स्थान पर लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और जनसंख्या वृद्धि दर को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वृद्धि दर को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के घटक की अगर हम बात करें ना, इसके दो घटक हैं। एक है प्राकृतिक और एक है अभिप्रेरित। एक प्राकृतिक और एक है अभिप्रेरित। ये जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। प्राकृतिक मतलब जन्म माइनस मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु, यानी एक स्थान पर किसी भी स्थान की हमें जनसंख्या वृद्धि देखनी है और अगर हम वहां पर देखते हैं कितने बच्चों ने जन्म लिया है और कितने बच्चे या बूढ़े हैं उस स्थान पर मर चुके हैं, तो इन दोनों में जो परिवर्तन होगा वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और जो जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक घटक है, यानी प्रकृति के द्वारा दो ही चीज होती है, या तो जन्म होता है या फिर इंसान की मृत्यु होती है। जबकि अभिप्रेरित का मतलब है जन्म माइनस मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु प्लस वहां पर कितने लोग आए और उस स्थान को छोड़कर कितने लोग वहां से अलग। इसके साथ साथ अंतर्वर्ती व बहिर्वर्ती संचलन का भी अध्ययन किया जाता है, यानी किसी स्थान पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने बच्चे या बूढ़े लोग हैं वहां पर उनकी मृत्यु हो चुकी है, प्लस वहां पर रहने के लिए आए कितने लोग हैं, यानी वहां पर प्रवास हुआ है कितने लोग आए और उस स्थान को छोड़कर कितने लोग वहां से दूसरे स्थान पर गए हैं। ये है जनसंख्या वृद्धि के अभिप्रेरित घटक। जनसंख्या वृद्धि का दो घटक है, एक तो प्राकृतिक और एक है अभिप्रेरित। प्राकृतिक जन्म माइनस मृत्यु, अभिप्रेरित में जन्म माइनस मृत्यु के साथ साथ संचलन के बारे में अध्ययन किया जाता है कि उस स्थान पर रहने के लिए कितने लोग आए और उस स्थान को छोड़कर कितने लोग अन्य स्थान पर गए। तो ये है जनसंख्या वृद्धि के अभिप्रेरित घटक। वृद्धि दर की अगर हम बात करें ना, तो भारत की वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64
प्रतिशत है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि दर को हमेशा किस में व्यक्त करते हैं, दर को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो भारत की वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64 है, जबकि 10 वृद्धि दर है वो है 17.64 तो दोनों में कॉमन है 17.64 10 वृद्धि दर है और 1.64 है वो वार्षिक वृद्धि दर है। भारत की दोनों वृद्धि दर हमें याद रखनी है। भारत की वार्षिक वृद्धि दर है 1.64 और 10 की वृद्धि दर है 17.64। दो सन और इसमें हमें याद रखनी है। एक तो याद रखनी है 1921 का दशक और एक याद रखना है 1971, 1921 और 1971 ये सन है। इसमें भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, यानी ऋणात्मक वृद्धि दर है वो दर्ज की गई थी 1921 में 0.31%, वो भी किस में थी, माइनस में। यानी ऋणात्मक वृद्धि दर कब अंकित की गई थी, 1921 में। यहाँ पर अगर हम माने ना तो यहाँ पर भारत में सबसे कम वृद्धि दर है वो हुई थी और सबसे ज्यादा वृद्धि दर है वो हुई थी 1971 में थी 24.80, यानी ये भारत के इतिहास की सर्वाधिक वृद्धि दर है, सर्वाधिक, और ये है सबसे कम वृद्धि दर की हम बात करें। सबसे कम वृद्धि दर भारत में कब रही थी, 1921 में, जो ऋणात्मक रही थी -0.31%, और सबसे ज्यादा वृद्धि दर 1971 में रही थी जो रही थी 24.80%। वृद्धि दर को हमेशा किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में। ठीक है, ये था वृद्धि दर के। दोबारा देख लो, वृद्धि कहते किसे, दो समय बिंदुओं में के बीच निश्चित स्थान पर लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जो धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, दर को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। दर जो भी होगी जनसंख्या वृद्धि की उसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। पर जनसंख्या वृद्धि के दो घटक हैं, एक प्राकृतिक मतलब जन्म माइनस मृत्यु देखा जाता है, और एक अभिप्रेत जन्म माइनस मृत्यु प्लस वहां पर संचलन जो हुआ है अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती, उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें भारत की वार्षिक वृद्धि दर की तो वो है 1.64%। अगर हम 10 की वृद्धि दर की बात करें तो वो है 17.64%। 10 की वृद्धि दर है 17.64%। अब दो सन के बारे में हमें और याद रखना है, 1921 और 1971। 1921 में भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी, वो भी रही थी माइनस में 0.31% ऋणात्मक, जबकि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला काल दशक है वो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक है 1971 का, जिसमें रही थी 24.80% है। ये भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक है। और सबसे कम वृद्धि दर वाला दशक है वो 1921 का था, जहां पर भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर अंकित। अब हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था के बारे में। जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्था है। प्रथम प्रावस्था 1901 से 1921, दूसरी 1921 से 1951, तीसरी 51 से 81 और चौथी प्रावस्था है वो 81 से वर्तमान तक है। चारों प्रावस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रथम प्रावस्था है उसमें जनसंख्या वृद्धि की रुद्ध या स्थिर प्रावस्था इसे कहते हैं। प्रथम प्रावस्था को जनसंख्या वृद्धि की रुद्ध या स्थिर प्रावस्था कहते हैं। और इसमें वृद्धि दर क्या थी, बहुत ही कम थी, यानी ऋणात्मक। पीछे हमने अध्ययन किया है कि 1921 का जो दशक है उसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। अब ऋणात्मक रहने का कारण क्या था, जन्म दर भी उस समय ज्यादा थी और मृत्यु दर भी उस समय ज्यादा थी। जन्म दर और मृत्यु दर ज्यादा होने के पीछे का कारण है, जन्म दर ज्यादा होने का कारण है उस समय लोगों में शिक्षा नहीं थी। बड़े परिवार को अपनी संपत्ति मानते थे, गर्व से कहते थे मेरे 10 औलाद है, मेरे 15 औलाद है, यानी जितना बड़ा परिवार होता था वो उतने ही अच्छे माने जाते थे, उतने ही संपत्ति वाले माने जाते थे। उस समय बड़ा परिवार रखना संपत्ति के समान माना जाता था। तो ज्यादा जनसंख्या इसलिए थी कि उसमें लोगों में शिक्षा का अभाव था, और मृत्यु दर भी उस समय ज्यादा थी क्योंकि वहां पर चिकित्सा व्यवस्था उस समय कम थी। यानी जितने ज्यादा डिलीवरी होती थी ना वो ज्यादातर घर में ही होती थी। 99% है उस समय की डिलीवरी वो घर पे होती थी और देसी दाई के द्वारा वो डिलीवरी करवाई जाती थी, जिससे बच्चे की मौत है उसी समय होने का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता था। और चिकित्सा की कमी थी, ज्यादातर जो बीमारियां आती थी ना उसमें लोगों की मृत्यु हो जाती थी क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था ने उस समय ज्यादा तरक्की नहीं की थी। दूसरी प्रावस्था की अगर हम बात करें ना, इस दूसरी प्रावस्था 1921 से 1951 तक, और इसे स्थिर अवस्था कहते हैं। यहाँ पर जनसंख्या वो स्थिर हो गई थी, यहाँ पर ऋणात्मक थी, यहाँ पर स्थिर हो गई।
स्थिर होने के पीछे का कारण क्या था? उस समय सरकार ने स्वास्थ्य और स्वस्थता दोनों पर ज्यादा ध्यान दिया था, दोनों पर ही ज्यादा ध्यान दिया था। मृत्यु दर है वो तो कम हो गई, लेकिन जन्म दर वो पहले की बात ही उच्च बनी रही, जिसमें अगर हम देखें ना तो पिछले दशक की तुलना में इसमें वृद्धि दर वो ज्यादा बनी रही थी। मृत्यु दर तो यहाँ पर आकर क्या हो गई? कम हो गई, लेकिन जन्म दर पीछे की बात ही ज्यादा थी, जिससे वृद्धि दर है पिछले दशक की तुलना में यहाँ पर ज्यादा रही थी। तीसरी प्रावस्था अगर हम देखें 1951 से 1981 तक, इसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर है वो बहुत ज्यादा थी और मृत्यु दर पर यहाँ पर आकर हमने कंट्रोल कर लिया। शिक्षा में सुधार हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा सुधार हुआ चिकित्सा में, जिससे मरने वालों की संख्या है वो कम हो गई, लेकिन जन्म दर है वो वैसी ही ऊंची बनी रही। यहाँ पर वार्षिक वृद्धि दर की अगर हम बात करें ना तो वो 2.2% तक थी। और जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी और कारण है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल और तिब्बती, वो वहां से प्रवास करके हमारे देश में आकर रहने लगे, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रवास है वो भी हुआ था उस समय, जिससे हमारे देश की जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा हो गई थी। चौथी प्रावस्था की बात करें तो वो है 1981 से वर्तमान तक। यहाँ पर वृद्धि दर है वो शुरुआत में ऊंची बनी रही, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या हो गई? कम होने लगी, घटने लगी। अब घटने के पीछे का रीजन क्या था कि विवाह की उम्र में उस समय क्या कर दिया गया था? इजाफा कर दिया गया था और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था, जिससे क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर है वो धीरे धीरे घटने लगी थी। ये थी जनसंख्या वृद्धि दर की चारों प्रावस्था के बारे में हमें अच्छी तरह से याद रखना है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज जो मेरे द्वारा आपको बताया गया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब